आप इतने बड़े वास्तुविद हैं, तो आप इस अष्टांग निमित्त ज्ञान को अपने वास्तु विद्या में कैसे यूज करते हो? पहले के जमाने के लोग लड़की की चाल बस देखते थे और बता देते थे कि लड़की कैसी है। यदि ब्रह्म स्थान में कोई कपड़ा फट जाए, छेद हो जाए, तो समझ लेना कि वह सबसे ज्यादा। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि हर आंखें कुछ कहती हैं, तो ये आंखें कितने प्रकार की होती हैं? जिनकी आंखों के गट्टे जो है ना, ये घूमते रहते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ पलके झपकती है। इन लोगों पे ज्यादा विश्वास मत किया करे। जिसको ऐसा फोल्ड करने पे एक भी रेखा ना बने, उसकी आयु लंबी नहीं होती, 18 से 20 वर्ष में चला जाता है। ये जो चीज़ें आती हैं जैसे रेखाएं हो गई, लकीर या तिल मसे हो गए, ये आते जाते रहते, कर्म से मतलब सुधारा जा सकता है? सामने से किसी ने कोई बात की और छींक आ जाए, वह उस बात का जवाब तुरंत दे देती है कि रुक जा बेटा, अभी जो कार्य कर रहा है वो तू फेल होने वाला है। तो सर, अगर मान लीजिए ऐसा कोई स्वप्न आ जाता है जो मृत्यु सूचक है, तो इसकी कोई रेमेडी है? हाँ, होती ना रेमेडी। जैसे बहुत कम उम्र से हम लोगों ने एक कहावत सुनी है कि जब भी आप कुछ काम के लिए घर से निकल रहे हो और बिल्ली रास्ता काट रही तो बहुत अशुभ होगा। तो ये सही में कि अंधविश्वास को, कि ऐसे तो वो पशु है, कभी भी रास्ता काट सकता है? नमस्कार सर। एक बार नमस्कार। फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टिक इनसाइट्स में। आपके साथ मैंने स्वर विज्ञान का पॉडकास्ट किया, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। मैंने वास्तु का किया, लोगों ने उसे भी बहुत पसंद किया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि आपके पास एक और रहस्यमयी विद्या है जिसके आप ज्ञाता है, वो है निमित्त ज्ञान। तो मैं यही से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि ये वर्ड ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता। आखिर ये निमित्त ज्ञान है क्या और इससे क्या होता है? निमित्त ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिससे आपके शरीर के लक्षण, चिन्ह और पाथ फाइंडरों को देख करके भूत, भविष्य और वर्तमान को बताया जा सके। ये विश्व में जितनी भी विद्याएं हैं, इन सबको 8 भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए इस ज्ञान को अष्टांग निमित्त ज्ञान कहा गया है। अच्छा। और ये 8 प्रकार के होते हैं। जैसे आप जिसे वास्तु कहते हो ना, वह भू निमित्त है और शरीर पे बनने वाले लक्षणों को देख करके तिल, लहसुन, वौरी या नाक का नाक, गला, चाल, यह आपका अंग निमित्त है। अच्छा। अंग निमित्त के साथ साथ एक खगोल निमित्त, यानी आसमान में बनने वाले सारे के सारे चिन्हों को देख करके संसार में घटित होने वाली सारी घटनाओं को बता देना। स्वप्न निमित्त, जो स्वप्न आते हैं उससे रिजल्ट होते हैं, उसे स्वप्न निमित्त कहते हैं। प्रश्न निमित्त, किसी व्यक्ति ने कोई प्रश्न पूछा, उस प्रश्न में जवाब निहित होता है और उसके जवाब दे देना, वो प्रश्न निमित्त है। स्वर यानी कि पक्षियों की आवाज, पक्षी और कौआ, आपने सुना होगा, कई पिक्चरें बनी हैं कौए पक्षियों की आवाज के ऊपर कि वो संदेश लेकर के आते हैं। वास्तविकता में यही संदेश देते थे। पहले तो मोबाइल चलते नहीं थे। इसे कहते हैं आपका स्वर निमित्त, खगोल निमित्त। और इसके बाद होता है एक और लक्षण निमित्त, हाथ पर पैरों पे बनी हुई रेखाओं को देख करके भूत, भविष्य, वर्तमान को प्रतिपादित कर देना। इस तरह से ये निमित्त 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार के निमित्तों से सब कुछ बताया जा सकता है इस विश्व में की सारी घटित होने वाली घटनाओं का ही नहीं, बल्कि एक एक व्यक्ति का। तो लेकिन आप कह रहे हो कि सिर्फ लक्षण देख के बताया जा सकता हाँ है। जी। तो ये तो फिर अंधविश्वास भी तो हो सकता है। बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। अगर अंधविश्वास नहीं तो फिर आप फिर मुझे कुछ मैं- उदाहरण दीजिए। उदाहरण, अरे आप उठा करके देखिए, आपका अधूरा ज्ञान है। आप ग्रंथों को उठा के देखिए, आपके लिए नेट पर मिल जाएगा। भद्रबाहु संहिता, जो लगभग 2400 वर्ष पूर्व भद्रबाहु स्वामी ने लिख दी थी, और अच्छा अंधविश्वास है। तो आपने रामायण देखी? रामायण में आपने देखा होगा कि मंदोदरी ने चरणों में गिर गई थी अपने प्रभु के कि हे प्रभु, मैं इस सूखे वृक्ष पर कौवों को देख रही हूँ और ये संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारी पराजय होगी, तुम हार जाओगे। इसी तरह से सीता ने भी को जब प्रताड़ित किया जा रहा था और ऐसा कहा जाता, तब सीता ने कहा नहीं, मेरे चिन्हों को देख करके, अंग पर बनने वाले चिन्ह और लहसुन, तिल को देख करके किसी ने कहा था
कि तुम कभी अपने बिना पति के वियोग के नहीं रह सकती, विधवा नहीं हो सकती हो। अच्छा, तो इस चीज का भी इस्तेमाल मतलब उस समय भी किया गया था उस काल में? बिल्कुल, जब से ये सृष्टि है तब से अष्टांग निमित्त है, तब से ही प्रयोग किए जा रहे थे। और आज वास्तु चल रही तो फिर तो इसको भी आपने बना दीजिए कि ये भी आपके बिल्कुल अंधविश्वास है, क्योंकि वो एक भू निमित्त होता है। अच्छा, भूमि को देख करके सारे लक्षणों को बता देना भू निमित्त है। तो फिर ये जब इतना दुर्लभ ज्ञान है और इतना मतलब रहस्यमयी है, तो ये फिर कहाँ छुपा रह गया था? ये छुपा कहीं नहीं रह गया। ये लोगों की कमी है कि आज 4-8 दिन का ज्ञान अर्जित करके और निकल पड़ते हैं। यह ज्ञान शास्त्रों में आज भी भरा पड़ा हुआ है। अष्टांग निमित्त को आप एक एक ज्ञान की एक एक पुस्तकें नहीं, एक एक ज्ञान जैसे भू निमित्त है, वास्तु आज भी चल रहे हैं, और खगोल निमित्त है, यानी ग्रह नक्षत्रों के बेस पर सारी घटनाओं को बता देना, आपकी बता देना, देश काल की बता देना, आज भी चल रहा। स्वप्न निमित्त आज भी है, कहीं भी बंद नहीं है, लेकिन इनका गहराई से ज्ञान लोगों को नहीं है। तो मतलब अगर अष्टांग निमित्त को हम पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं या सीखते हैं, तो फिर हम व्यक्ति को देख के या व्यक्ति की चाल डाल देख के तुरंत डिकोड कर दें? बिल्कुल बिल्कुल डिकोड किया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। अच्छा, उसकी आंख, नाक, कान, इवन दैट सर के बाल, शरीर के बाल कहाँ है कहाँ नहीं है, अच्छा, आंखें कैसी हैं, होंठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, उनसे कितनी लक्ष्मी है, क्या है। और इसका ज्ञान करके ही लोग, आपने देखा हो पहले के जमाने के लोग लड़की की चाल बस देखते थे और बता देते थे कि लड़की कैसी है। अच्छा, पहले तो सर ढक के आती थी बच्ची है किसी के सामने, लेकिन चाल देख के बता दिया करते थे। अच्छा, और चाल के अलावा चेहरे पे बनने वाले लक्षण, जैसे कोई भी लड़की के नाक के ठीक सामने कोई तिल होता था, वो लड़की कभी ठीक नहीं होती। अच्छा, वो चरित्रहीन होती है। अच्छा, इस तरह से अंग के एक एक बनने वाले चिन्ह, पाथफाइंडर। अब मैं कह रहा हूं अंधविश्वास, फिर तो सारी भू धरती भी अंधविश्वास है, क्योंकि मैं एक जियोलॉजिस्ट कह सकता हूं कि सिर्फ पाथफाइंडर को देख करके हम जमीन के अंदर के डिपॉजिट को बता देते हैं कि नीचे गोल्ड का डिपॉजिट होगा। ठीक इसी तरह से हम आपके किसी भी कार्य की सफलता असफलता के पहले मिलने वाले लक्षण से हम उसकी सफलता असफलता को बता देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं तो मैं इसमें एक एक करके बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका जी, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा अंग निमित्त से। ठीक हाँ, है, अंग निमित्त। हाँ, और मैं सबसे पहले फेस को लेना चाहूंगा, क्योंकि व्यक्ति जब भी किसी से मिलता है तो हम एक दूसरे का फेस ही देखते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, और वही हमारी नजर में आता है। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, फेस कितने टाइप के होते हैं और हम उससे क्या मतलब निकाल फेस सकते तो हैं? कई प्रकार के होते हैं, लंबोदर, चौड़ोदर, अच्छा, गोलाकार, जैसे राउंडेड शेप होता है, इलिप्टिकल शेप, अंडाकार शेप होता है, वर्गाकार शेप होता है, त्रिभुजाकार होता है। देखिए, अब एक एक के एक एक लक्षण है, सुनते जाइए। बिल्कुल, कि जितने भी इलिप्टिकल शेप के लोग होते हैं बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, अच्छा, और इमोशनल होते हैं, मतलब बहुत ही मतलब संवेदनशील होते हैं जिसे कहते हैं। और जितने भी गोलाकार जो होते हैं वो थोड़े होशियार होते हैं, समय स्थिति परिस्थिति देख करके काम करते हैं। अच्छा, ये पूर्णतः स्वार्थी तो नहीं होते, लेकिन अपने कार्यों के प्रति स्वार्थी होते। अच्छा, और जितने भी, जैसे आपका कुछ ऐसे नहीं, गोलाकार नहीं लग रहा। और एक होता वर्गाकार, जो वर्गाकार होता है वो शेप, वो भी बहुत अच्छा होता है। वो लोग मतलब कितनी भी विषम परिस्थितियों में घबराने वाले, डिगने वाले नहीं होते, हर परिस्थिति का सामना करना जानते हैं और अच्छे व्यक्ति होते हैं। जैसे बुरा मत मानना, आपका भी वर्गाकार है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, वास्तविकता में ये सच है कि आपके पास अभी जीवन में वो ना हो, कभी मुसीबत ना आए, लेकिन कभी आई हो, तो क्या आप घबराए? आपने डट के सामना किया? बिल्कुल, पक्का है कि इस निमित्त विश्वास रख लो कि अंधविश्वास नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो फेस को जब आपने इतनी अच्छी तरह बताया, तो अपन सबसे पहले लेते हैं ललाट को। ललाट क्या होता है, मतलब अच्छा, ये ललाट पे देखिए, ललाट को मैं वर्णन करूं यहाँ तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। 5 घंटे तक ललाट की रेखाएं बनने वाली, चंद्र मंगल सूर्य शनि रेखाएं बनती ना, इस पे बनी हुई रेखा, लेकिन जिसको ऐसा फोल्ड करने पे एक भी रेखा ना बने, उसकी आयु लंबी नहीं होती, 18 से 20 वर्ष में चला जाता है। अच्छा, मतलब ऐसे फोल्ड करने में रेखा नहीं, रेखाएं दिखती है। ये रेखाएं साधारण रेखाएं नहीं,
यहाँ पर मंगल है, सूर्य है, चंद्र है, गुरु है, सारी रेखाएं बनती हैं। लेकिन जिसकी एक ना बनती हो वो अशुभ, मतलब वो चला जाएगा। अब अच्छा, यहाँ पर मैं 60 में बता देता हूँ, क्योंकि आपके लिए किसी लड़के को देखने जाओगे तब इससे कहीं ज्यादा आपकी कोई भी कंपनी में किसी को अपॉइंटमेंट करना है, किसी को जॉब में रखना है, तो उसका भी चेहरा देखना चाहिए, उसका ललाट देखना चाहिए। जितना बड़ा ललाट होगा, उन्नत ललाट होगा, उतना भाग्यशाली, अच्छा, उतना कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होगा, और उतना ही वह व्यक्ति सहनशील होगा। अच्छा, कार्यों में सफलता उसे प्राप्त होगी। आपका कोई भी कार्य करेगा उसके साथ उसका भाग्य भी काम करेगा। अच्छा, लेकिन जिनका बहुत छोटा ललाट होता है और कालापन लिए होता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से संघर्ष ही पूरे जीवन भर करते रहते, पूरा जीवन मेहनत करते, लेकिन सफलता नहीं मिलती। मैंने देखा, जब मैं ये सब अष्टांग निमित्त को देखता हूँ, जब कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आता है, मैं देखता हूँ कि मजदूर लोग कितना संघर्ष करते, उनके ललाट को देखता हूँ, ललाट छोटे से पाए गए। अच्छा, आप देखिए ना, इस पे अंधविश्वास मान लीजिए, लेकिन तब मानिए जब जो मैं कह रहा हूँ वो रिजल्ट आपको दुनिया में ना दिखे। सही है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि हर आंखें कुछ कहती हैं। तो ये बिल्कुल, आंखें कितने आंखें ही प्रकार की होती बोलती है, मुंह तो ये झूठ बोल सकता है, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आपके पूरे चरित्र का दर्पण है, सबसे शानदार कैमरा है ये आंखें। आंखों में सब लिखा होता है। आंखें कैसी हैं? कजरारी हैं, आंखें काली हैं, आंखें ग्रे हैं, आंखें बिरलू हैं। आंखें कैसी जो होती हैं, कजरारी आंखें, कैसी काली आंखें। जिनकी आंखें काली होती हैं ये धार्मिक होते हैं, उदार होते हैं, सहिष्णु होते हैं, अच्छे भाग्यवान लोग होते हैं। लेकिन ब्लू आंखें मोस्टली महिलाओं में भी पाई गई। जैसे उस अभिनेत्री का मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, और सभी दुनिया में ऐश्वर्या राय को कौन नहीं जानता जी, लेकिन उनकी आप देखो ना, ब्लू आंखें जी, उनसे समझ लीजिए यश, नेम, फेम, संपन्नता, समृद्धता, जी, सरलता, सहजता, मिठास, बाड़ी में मिठास होती। तो ऐसे ये आंखें होती हैं। लेकिन जिनकी आंखें ग्रे होती हैं, भूरी जिसे कहते हैं, वो आंखें थोड़ी सी गड़बड़ होती हैं। ये लोग थोड़े से स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं। एक बहुत अच्छी बुंदेलखंड में कहावत है, अंजा कंजा जानियो, जो सर गंजा हो, और इनसे जब मिलो जब हाथ में डंडा हो। ये क्या पता कब आपके साथ छल कपट बेईमानी कर दे। कंजा, कंजी लोग, कंजी आंखें ठीक नहीं होती। ये बड़े स्वार्थी, और कुछ नहीं होता। आपको ऊपर से इतने प्यारे नजर आएंगे, इतने दयालु नजर आएंगे, लेकिन उनके दया कितनी अंदर है ये तो उन्हें पता होती। अच्छा, कजरारी आंखें कैसी होती हैं? कचरारी आंखें ठीक होती हैं, थोड़े से ये मतलब प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम रखने वाले होते हैं। अच्छा, लेकिन अवसर पड़ने पर इन पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओके। हाँ। अच्छा, आप नोज के बारे में भी बता रहे थे शुरू में पॉडकास्ट में, तो थोड़ा अलग अलग नोज के बारे में बताइए ना, किस तरह की। लोग कहते हैं ना कि नाक पे गुस्सा है इसके, तो नाक पर गुस्सा, जैसे मैंने पॉडकास्ट सबसे पहले बताया था, नाक पे तिल। हाँ, तो थोड़ा सा ये नोज की टाइप्स बताइए, किस टाइप की देखिए, नोज? जितनी लंबी नाक होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। अच्छा, ये मान सम्मान प्राप्त करने वाले, यश कीर्ति के साथ साथ धनवान, ज्ञानवान होते हैं। और जिनकी चपटी नाक होती है ये बड़े स्वार्थी, मतलबी लोग होते हैं। अच्छा, चपटी नाक वाले। बहुत सारी नाक तो बहुत होती है। बेसिकली जो आप आज बात कर रहे हैं, नाक की, आंख की, कान की, ओठ की, ये वास्तु में भी इसकी बात कही गई, लेकिन किसी को नहीं मालूम। अच्छा। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि वास्तु में जो आपके घर का दरवाजा होता है वो इंसान का जिस तरह से मुख होता वो होता है। जैसे 2 पल्ले होते हैं मुख्य दरवाजे के, इसलिए 2 पल्ले कौन से हैं? 2 नॉस्ट्रिल। अच्छा, इसलिए 2 पल्ले वाला दरवाजा मुख्य दरवाजा रखा जाता है। जो नहीं रखते आज 1 पल्ले का हो गया, यानी एक नाक को बंदी कर दिया घर के लोगों ने। इसलिए चंद्र स्वर को बंदे, जिसका 1 पल्ला होता है सूर्य स्वर चालू रहता है। सूर्य स्वर इसलिए घर में गर्मी ज्यादा रहती है।
ओके। तनातनी ज्यादा रहती, शांति कम अच्छा, रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि 2 पल्ले वाला दरवाजा रहता दो पल्ले वाला, क्योंकि लेफ्ट बाई नाड़ी और दाई नाड़ी, है। ओके। बायां स्वर दायां स्वर। इसके बाद सुनिए, अभी तो ये 2 पल्ले वाले हुए। हम्म, अब इसके अलावा दहलीज होती है, हम्म, चौखट होती ना, एक नीचे का कप लगा रहता, लकड़ी लगी रहती, एक ऊपर होती। तो ये ओंठ है, नीचे का ओंठ, ऊपर का ओंठ। हम्म, और प्राचीन जितने भी किले, जितने भी आप मंदिर या घर देखोगे, हर घर के मेन दरवाजे पे 2 छोटे छोटे आले बने होते थे। ये उसकी 2 आंखें होती हैं। जितनी सुंदर आंखें घर की बनाई जाती हैं, उतनी अच्छी दृष्टि उस घर के लोगों की होती है। इसलिए उन पर 30 त्योहार, दशहरा, दिवाली आने पर उन पर 2 दीपक जला दिए जाते थे कि उसकी आंखें खोल दी जाती थी। और 2 खिड़की, उनके बाद 2 बाजू में झरोके होते हैं। वो झरोके मतलब कान होते हैं। अच्छा। मतलब वह घर के कान भी होते हैं, आंखें भी होती है, नाक भी होती है, ओंठ भी होते हैं। इस तरह से वह संपूर्ण मुखमंडल होता है वास्तु का, उसका मुख्य दरवाजा। तो मतलब ये इसीलिए मुख्य दरवाजा कहते हैं, क्योंकि ये पूरे घर का फेस है एक प्रकार से। बिल्कुल, घर का पेश है। घर का मुख्य दरवाजा देख करके उस व्यक्ति का पूरा भविष्य बताया जा सकता है कि उसके में रहने वाले, निवास करता वाले लोग किस गुणधर्म वाले होंगे, किस चरित्र वाले होंगे। ओके। अच्छा, एक चीज़ आजकल देखी गई है कि मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज में भी एक्ट्रेस जो है वो अपने मतलब लिप्स की प्लास्टिक सर्जरी कराती कि वो और बेहतर दिखे। तो ये क्या ओंठ भी अलग अलग टाइप के होते हैं जो कुछ डिकोड करते हैं? देखिए, ओंठ ही सब कुछ बता देते हैं। अच्छा। जिस तरह से आपके घर की दहलीज आपकी मान मर्यादा को बता देती है, इस तरह से ये ओंठ, जितने पतले ओंठ होते हैं उतने भाग्यवान, गुणवान, चरित्रवान, ऐश्वर्यवान लोग होते हैं। अच्छा। पतले ओंठ वाले, गुलाबी ओंठ वाले, ये इतने शानदार लोग होते हैं। भाग्य के साथ साथ परोपकारिता की भावना ओके। इनके अंदर कूट कूट के दूसरों का भला करने की, दूसरे का ध्यान रखने, ख्याल रखने की इनके अंदर भावना निहित होती है। लेकिन जिनके भी ओंठ काले होते हैं, ये मतलबी, स्वार्थी, क्रूर लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, झगड़ारू लोग होते हैं। ओके। मतलबी, झगड़ारू। तो ये उस टाइप के लोग रहे। हाँ, अच्छा अच्छा। तो अच्छा, एक चीज़ ये जरूर जानना चाहूँगा कि अगर फेस में हम पूरा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं और मिक्स आ रहा है, तो क्या मतलब किस तरह से रिजल्ट निकालने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा दर्पण तो है उसकी आंखें। अच्छा। जो आंखें ही बोलती हैं, मुख कुछ नहीं बोलता। जिनकी आंखें मोस्टली कांस्टेंट रहती हों, जिनकी आंखों के एंगल कुछ झुके हुए रहते हों, वो अच्छे लोग होते हैं। और जिनकी आंखों के गट्टे जो है ना, ये घूमते रहते हैं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, दर-दर यहाँ देख वहाँ रहे हैं। पलके झपकती है, बार बार झपकती है। इन लोगों पे ज्यादा विश्वास मत किया करे। ये आज लोग होते हैं, कब तुम्हारे कब हमारे से हट। अच्छा, जो मतलब ज्यादा इधर उधर मूव मतलब करते हैं यहाँ या मूव करते इधर हैं, ध्यान दे रहे हैं, वैसा कुछ। बिल्कुल। ओके। अच्छा, जैसे अभी आपने अष्टांग निवेद में एक चीज और बात कही थी, तिल और लहसुन वगैरह की, जो मसे होते हैं, हाँ जी। तो ये क्या डिकोड करते हैं शरीर? अरे ये तो सब कुछ डिकोड कर देते हैं। अच्छा। तिल लहसुन भौरी बसे, बसे दायने अंग, जा बचो जंगल में, लक्ष्मी न छूटे संग। अच्छा। ये पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग साइड में अलग अलग उसके भाग्य को दर्शाते हैं। अच्छा। लेकिन याद रखना, हाँ। जितने भी ये होते हैं तिल लहसुन और भौरी, जब चाहे मेल हो या फीमेल, नाभि से ऊपर बनने पर शुभ होते हैं और नाभि से नीचे बनने पर अशुभ होते हैं। और खास बात यह है, ये आपके जीवन काल में जब शुभ अशुभ घटनाएं घटित होने वाली होती है, तब ये अपने आप अपीयर हो जाते हैं। और जब घटना घटित हो जाती बुरी या अच्छी, अच्छी यदि और लंबे समय चल रहा है तो बने रहेंगे, वरना डिसअपीयर हो जाते हैं। अच्छा। समाप्त हो जाते, समय समय पे आते, समय समय पे चले जाते। और कुछ मैंने देखे हैं तिल लहसुन भौरी कि जीवन भर बने परमानेंट रहते, परमानेंट। हाँ। तो वो है आपके लिए फल जीवन भर देते रहेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, ये सबसे शानदार विषय है। इससे बिल्कुल समझा जा सकता है व्यक्ति को और व्यक्ति के भाग्य को, जो मैंने परिभाषा अष्टांग निमित्त की आपके लिए दी थी, कि आप सिर्फ व्यक्ति के लक्षणों को देख करके, यानी चिन्हों को देख करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप बता देते हो। वो भविष्य वर्तमान को बताया जा सकता है। जैसे किसी भी मेल के यदि राइट साइड में जितने भी नाभि के ऊपर तक
तिल या लहसुन के चिन्ह अंकित होते हैं, ये उनके लिए सबसे ज्यादा भाग्यवादी होते हैं। अब जहां बनते हैं उससे संबंधित परिणाम देते हैं। और महिलाओं के जितने भी लेफ्ट साइड में बनते हैं तिल, लहसुन, बौरी, ये सब उसको शुभ परिणाम देते हैं। लेकिन इसके उल्टा जब किसी भी जेंट्स के लेफ्ट साइड बनेंगे तो वो अशुभ, और महिलाओं के राइट साइड बनेंगे वो भी अशुभ परिणाम देंगे। अच्छा। अभी तिल आपने देखा होगा, तिल अकेले काले बस नहीं होते। यदि रेड कलर के तिल किसी के बन जाते हैं तो वो एक तिल के बराबर, एक तिल रेड और 100 तिल काले अच्छा के बराबर होता है। जैसे मतलब जो 100 तिल जैसे का फल आपने है वो सुना एक होगा रेड देगा। कि लहसुन बना हुआ, मैंने देख कितना काला हो कैसा भी व्यक्ति हो, बहुत भाग्यवान होता है। ऐसे ही यदि 2 तिल या 3, 4, 5 तिल यदि किसी के पूरे शरीर में रेड कलर के बन गए हैं तो वो निश्चित रूप से भाग्यवान होगा। अच्छा। मैं चूंकि दिखा नहीं सकता, मेरे को तो कम से कम 5 तिल रेड कलर के बने हुए हैं अच्छा। जगह जगह पर राइट साइड में। और जब ये तिल या लहसुन जब नाभि से नीचे बनते हैं तब आपको अशुभ परिणाम देते हैं। ये समय समय पर किसी भी साइड हो, किसी भी साइड हो, अच्छा किसी भी साइड हो, मतलब फिर वो राइट हो लेफ्ट हो मैटर नहीं करता, मेल है फीमेल है मैटर नहीं करता, अगर नाभि के नीचे तो अशुभ है। नाभि के नीचे किसी के भी बने हुए अशुभ है। अच्छा। जैसे किसी के लेफ्ट पैर में, साइड में पैर में बन गया जेंट्स के, किसी के लेफ्ट साइड में बन गया तो वो अशुभ परिणाम कैसे देगा? बेचारा जीवन भर चलते ही रहेगा। अच्छा। जेंट्स के बन जाए, लेडीज के, मैं कह रहा हूँ राइट में ही जेंट्स के बन गया तब भी वो चलता ही रहेगा, उसको चलने का काम, फालतू का भी चलना पड़ेगा। देखिए, एक काम का चलना और एक फालतू का चलना, मतलब उसका प्रचालन ज्यादा होगा। अच्छा। अच्छा, तो कुछ तिल बताइए ना फेस में, जो मतलब कि अगर गाल में बनते हैं तो क्या होता है, ओटी देखिए, तो क्या होता है? गाल में किसी भी महिलाओं को गाल पर बनते हैं और वहां पर गड्ढे बन जाए तो महिला वो ऐश्वर्यवान होती है, वो काम वासना में ज्यादा उसके कामी प्रवृत्ति की होती है। अच्छा। ऐसा बोला गया। कई लोग बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जिन महिलाओं के या जिन पुरुषों के गड्ढे पड़ते हैं वो भोगी लोग होते हैं। अच्छा, तो ये गाल का है। और अगर ओंठ में पड़ते हैं तो? ओंठ में पड़ते हैं अलग अलग, जैसे लेफ्ट साइड में ओंठ में पड़ जाए महिलाओं के तो वो वाणी की बड़ी मधुर होगी। अच्छा। और जेंट्स के पड़ जाए राइट साइड में तो वह वाणी का मतलब अपने वाणी के बल पर किसी को भी कन्वेंस कर। अच्छा, कन्विंस करना। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों के कर्मों के अनुसार ये जो चीज़ें आती है, जैसे रेखाएं हो गई, लकीर या तिल मसे हो गए, ये आते जाते रहते, कर्म से मतलब सुधारा जा सकता है? बिल्कुल, कर्म से सुधारा जा। अच्छे कर्म करिए, डिलीट होती चली जाएंगी रेखाएं। जो अशुभ हाथ की रेखाएं कहीं देखी होंगी आपने कि वो बनती रहती, बिगड़ती रहती, कर्म अच्छे करोगे डिलीट हो जाएंगी। जैसे माथे पे कई लोगों की रेखाएं बनती हैं, उस समय के बाद डिसअपीयर हो जाती है। ओके। कर्म अच्छे करिए, सब डिलीट हो। मतलब भविष्य अपने हाथ में है। बिल्कुल आपके हाथ में। अच्छे कर्म करे थे तब आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बुरे कर्म किए थे तो बुरे कष्ट भोग रहे। ठीक। अच्छा सर, बहुत कम उम्र से हम लोगों ने एक कहावत सुनी है कि जब भी आप कुछ काम के लिए घर से निकल रहे हो और बिल्ली रास्ता काट रही तो बहुत अशुभ होगा, तो ये सही में कि अंधविश्वास? क्योंकि ऐसे तो वो पशु है, कभी भी रास्ता काट सकता है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, दुनिया का सबसे सेंसिटिव जानवर है बिल्ली और कुत्ते। अच्छा। जब अर्थक्वेक आता है तब सबसे ज्यादा आवाज करना यही शुरू कर देते हैं, जिससे समझ जाते हैं, भौंकना शुरू कर देते 2 घंटे पहले। फिर इसको भी अंधविश्वास में गिनो, क्यों नहीं गिनते हो? उनके सारे संकेत, जो जानवर जितने बड़े डाउजर हैं दुनिया के, इतना इंसान नहीं है। मैं बता देता हूँ इसका रीजन, जो लोग नहीं बता पाते। कहते जंगल में घूम रहे थे, पहले जंगल ही जंगल थे तो बिल्लियां रास्ता काटती थी, अब थोड़ी काटेंगी। बिल्ली इतनी संवेदनशील होती है कि उसे मालूम चल जाता है कि तुम्हारी आगे चल करके घटना घटित होने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, तो अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए आपका को रोकने का प्रयास करती है। लेकिन इतना ही नहीं, वो आपको संकेत देती है जब शुभ घटना आने वाली है कि अशुभ। अच्छा। जब वह सीधे साइड जाती है, राइट साइड जाती है, मतलब आपका काम बनने वाला है, शुभ सूचना देती है। और जब उल्टे हाथ तरफ जाती है तब आपका एक्सीडेंट या आपका काम फेल होने वाला है, अशुभ घटना घटने वाली है। लेकिन जब बिल्ली
रास्ते में खड़ी हो जाए और आपकी तरफ टकटकी लगा के देखने लगे, तब ध्यान रखना, चाहे सोने की बारिश हो रही हो, रत्नों की बारिश हो रही हो, कितना भी अर्जेंट काम हो, कभी भी यात्रा को वहीं रोक देना, वापस लौटाना। लेकिन जब बिल्ली मुंह में रोटी लेके या दूध लेकर के कटोरी लेके जा रही हो, तो समझना कोई शुभ परिणाम प्राप्त होने वाला है। अच्छा, इस तरह से बिल्ली सब कुछ संकेत देती है, आपको सारे संकेत देती है। लेकिन एक चीज है, ये जो बिल्ली है ना, कटोरी और दूध लेते हुए तो कम दिखती है, लेकिन कई बार हाथ चूहा ले जाते हुए चूहा, दिखती है। हाँ, चूहे को लेकर के यदि बिल्ली जा रही हो तो आपके प्राण संकट में आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, मतलब वो अपना भोजन तक भी कर रही हो, जो प्रिय भोजन है उसको की भी नहीं परवाह करती है, और तुम्हारे लिए रास्ते में बताने के लिए आ जाती है कि तुम्हारे प्राण संकट में। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि बिल्ली एक प्रकार से संकेत देती है कि कुछ बुरा होने वाला है, ठहर जाओ। हाँ, तो ये उसके माध्यम से कौन दिलवा रहा है संकेत? ये संकेत क्यों दिए जा रहे हैं और कौन दिलवा रहा है और किस वजह से दिलवा रहा है? देखिए, ये संकेत दिलाने वाला, ये निमित्त ज्ञान दिलाने वाला, जैसे आपके अंदर दया क्यों आप किसी को बचाने का प्रयास करते, ये कौन करा रहा आप? बोलिए, यदि किसी कोई व्यक्ति आप रास्ते में देखते हो कि उसका एक्सीडेंट हो गया, आप अपनी गाड़ी रोक करके और उसे बचाने के लिए जाते हो, क्यों जाते हो? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल मानवता है ये। मानवता। ऐसे ही जानवरों को अमान भी मत समझिए, इनके अंदर कूट कूट के मानवता भरी हुई है। ये आपका जो खाते हैं वो बजाते हैं, वो जानते हैं कि मैं नहीं कमाता हूँ, हम दूसरों का दूध पी के आ जाते हैं। अच्छा, मैं एक बुक पढ़ रहा था निमित्त ज्ञान पे, तो मुझे वहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि वहाँ पे ये तक बताया गया था कि अगर किसी के कभी कभार कपड़े फट जाते हैं तो उससे भी हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको जो 8 निमित्त मैंने प्रारंभ में बताए थे आपको, एक छिन्न निमित्त होता है। जिस तरह छिन्न, अच्छा, यानी छिद्र, यदि किसी भी कपड़े में आपकी बैठी हुई गद्दी पे, या आप कोई शुभ काम को जा रहे हैं, आपके कपड़े में जी कोई कीचड़ लग जाए, दाग लग जाए, छेद हो जाए, फट जाए, तो वो उससे भी आप उस कार्य की सफलता, असफलता और आपके अपने भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान को बता सकते हो। तो जो भी कपड़े में यदि किस स्थान पे फटा है, किस स्थान पे दाग लगा है, जैसे ये जो चारों तरफ का कपड़ा होता है, ये पिशाच स्थान होता है, अच्छा, कॉर्नर का, और उसके अंदर का देव और मनुष्य होता है, बीच का ब्रह्म होता है। अच्छा, यदि ब्रह्म स्थान में कोई कपड़ा फट जाए, छेद हो जाए, तो समझ लेना कि वह सबसे ज्यादा कष्टदायी रोग कारक होता है। वो कोई ना कोई रोग आगामी आने वाले भविष्य में आपको हो जाएगा। लेकिन आज मैं बड़े उसके दुख के साथ कह रहा हूं, इस भारत में छिन्न निमित्त की क्या धज्जियां उड़ाई गई है कि आज छिद्र वाले कपड़े फाड़ फाड़ के लोग अपने भाग्य को खराब कर रहे हैं, और घुटना जो ब्रह्म स्थान में उस कपड़े का आता है सेंटर, उसमें वो फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं और अपने आप को बड़ा धनवान बताने के लिए पहन रहे हैं। लेकिन याद रखना, धनवान आज हो लेकिन कल फकीर बन जाओगे यदि तुम्हें फटे कपड़े पहनते रहे। तो ये भी तो लोग फटे कपड़े पहनते रहे, फकीर बना देंगे। अच्छा, लेकिन लोग आपसे ये भी तो कह सकते हैं कि हम फटे कपड़े नहीं पहन रहे, ये मतलब खुद से नहीं फट रहे कपड़े, खुद से फटते हैं तो संकेत देते हैं, लेकिन वो तो वैसे खरीद रहे, डिजाइन है, फैशन है। ठीक है, आप डिजाइन और फैशन के वशीभूत होकर के पहन रहे हैं, लेकिन छिन्न निमित्त ये कहता है कि कोई भी कपड़ा, अच्छा, कोई भी कपड़े को यदि ब्रह्म बीचों बीच फाड़ दोगे तो ब्रह्म का स्थान फट गया। अच्छा, और उससे जो एनर्जी प्रवेश करेगी वो या जो निकलेगी वो आपके लिए कष्टदायी होगी। अच्छा, ये ब्रह्म स्थान का वही अर्थ है ना कि मतलब जो भी कपड़ा है, ये बताइए, आप अपने घर में वास्तु में ब्रह्म स्थान का इतना महत्व क्यों है? वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बस अब आज के बाद मैं भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कटे फटे मैल गसे कपड़े जिस तरह से भगवान की पूजा करने पर निष्फल हो जाती है, इस तरह से तुम्हारा जीवन भी निष्फल हो जाएगा यदि कटे फटे कपड़े पहन करके आप शुभ काम करोगे। कभी भी फटे, आप क्या शादी होती तो तुम फटे कपड़े पहनते हो, पुराने कपड़े पहनते हो? तो मांगलिक कार्यक्रम, मैंने एक बार अभी भूमि पूजन करा रहा था मैं, और भूमि पूजन कराने में एक उसका जो बच्चा था वो फटे हुए कपड़े पहन के आ गया। मैंने कहा चल यहाँ से निकल जा। उसे बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा कि मेरे बच्चे को भगा दिया। बाद में समझाया तो बोले सर बहुत बढ़िया किया था, मुझे पता नहीं था
लेकिन मुझे वही भद्रवायु संहिता को खोल के दिखाना पड़ा कि ये पढ़ लो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान। ओके। अच्छा, मैं एक डाउट पूछना चाह रहा था आपसे। मैं यही पूछ रहा था, जैसे आपने कहा ब्रह्म स्थान से कपड़ा नहीं फटना चाहिए, तो जैसे कपड़ा चाहे अपर बॉडी का हो या लोअर बॉडी का, बीच से फटता है तो वो ब्रह्म स्थान कहलाता हाँ जी, है ना? यही बीच में पटरा जो वो ब्रह्म स्थान तो है। वहां से तो बिल्कुल ही मतलब अशुभ है, बहुत ज्यादा अशुभ है। ओके। वैसे तो सब जगह के अलग अलग है, अकेले फटना ही नहीं, दाग लगना भी। इसलिए मैं कहता हूं, जब कभी भी कोई दाग लगे हुए कपड़े कभी भी शुभ काम में मत पहना करें। ओके, समझ गया। देखिए, थैगड़े लगे कपड़े कौन पहनते थे? फट जाता तो थैगड़ा लगा लेते थे। सही है। दरिद्रता का सूचक होते थे, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक होती थी, और आपने ये देखा और पाया होगा। और जब से लोगों ने फटे कपड़े बंद किए हैं, तब से संपन्नता बढ़ी है। ओके। अच्छा, ये जो छींकना वाला पार्ट होता है, इसको आप कितना महत्व देते हैं? मैं बिल्कुल 100%। यदि सामने से छींकने को तो हर कोई देता है। अब लोग आप डरते हैं, लोग बताया गया है बात, तो पता नहीं लोग देते कि नहीं। लोग तो सुनते हैं इसलिए देते हैं महत्व, लेकिन कितना इफेक्टिव है ये क्या पता। ये भी भद्रवायु संहिता में पूरा वर्णन आया हुआ छींक का। ये तो अंदर यदि से सामने से किसी ने कोई बात की और छींक आ जाए, तुरंत सन्नाटा छा जाता है, वही व्यक्ति रुक जाता है। ये आपके अंदर बैठी हुई आत्मा, जिसे आप स्वर विज्ञान कहते हो, वह उस बात का जवाब तुरंत दे देती है कि रुक जा बेटा, अभी जो कार्य कर रहा है वो तू फेल होने वाला है। अच्छा। या कहीं जाने वाला यात्रा को, तेरी यात्रा असफल होने वाली है। तो मतलब कहीं से कोई भी छींके तो अशुभ नहीं, छींक सब जगह की अशुभ नहीं होती है। अच्छा। देखिए, छींक अलग अलग प्रकार से आती है। एक बार की एक घटना मैं बताना चाहूंगा कि एक बार जैसे ही मैं जबलपुर में था और कुंडम के लिए हमारे मित्र लोग निकल रहे थे, उसके लिए वहां पर ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्टिंग करना थी, और वो जा रहे थे मशीन लेकर के, और इमीडिएट मुझे छींक आ गई। मैंने रोका कि रुक जा। अरे बोले क्या होता, कुछ नहीं होता। बस 11 किलोमीटर तक गए और गाड़ी जरा से गड्ढे में गिरी, 3 पलटाई खाई और सबके लिए फ्रैक्चर हो गए। अच्छा। मुश्किल से बचे। तो इस तरह से कभी भी सम्मुख छींक बहुत खराब होती, सामने से आने वाली छींक। अच्छा। यानी जैसे आप जा रहे हो, मुझे छींक आ गई, तो आपको यात्रा को रोक देना चाहिए। आप हमसे बात करके, या कोई भी व्यक्ति जैसे अपने पिता के पास अभिवादन करने चढ़ छूने के लिए आया और सामने से छींक आ गई कि मैं पिताजी, मैं इस काम के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ, तो रुक जाइए। रोक दिया आपकी आत्मा ने, आपकी सोल ने रोक दिया है। इसी तरह से अलग अलग दिशा में आई हुई छींक, ईस्ट में आ रही है, नॉर्थ में आ रही है, तो सफलता दिलाने वाली है, और साउथ की तरफ की छींक जो है आपको अनसक्सेस दिलाती है। सारी छींक खराब नहीं होती। अच्छा। सारी छींक, सारे दिशाओं से आने वाली छींक खराब नहीं होती। शास्त्रों का अध्ययन करो, इसलिए बिल्ली का जैसा रास्ता है, सब तरफ से आने वाली बिल्ली रास्ता काटने वाली नहीं कहलाती। जब यदि सीधे हाथ तरफ जा रही है तो शुभ संकेत देती है, और इसी तरह से छींक जब पूर्व और उत्तर की दिशा में मुख करके आती है तो शुभ संकेत देती है, साउथ में जब आती है तो अशुभ संकेत देती है। तो ये मुख किसका, खुद का या जिसने छींका उसका? नहीं, जिसने छींका उसका, वो किस दिशा में खड़े होकर के छींक रहा। सपोज आप 2 लोग बात कर रहे हैं, वहां एक दक्षिण में खड़ा व्यक्ति ने छींक दिया, नैऋत्य में खड़े व्यक्ति ने छींक दिया, तो मतलब हमसे देखा जाएगा ना। हाँ, वो हमारे नैऋत्य में 4 दिशा 4। हाँ जी, हाँ। आप जा रहे थे, हाँ, ओके, और आपके लिए छींक किस दिशा से आई, उससे आपको लगाना पड़े। देखिए, ये बहुत लंबा विषय है। ये 4 दिशाएं, 4 विदिशाओं में कहाँ से छींक आती है, किस दिशा किस विदिशा से, उसके अनुसार रिजल्ट है। ओके। अच्छा, अभी आपने जब अष्टांग निमित्त बताया था, तो एक निमित्त का नाम बताया था खगोल निमित्त। तो ये बहुत तगड़ा निमित्त है साहब। सारे संसार की तेजी बंदी खगोल निमित्त से निकाली जा सकती है। अच्छा। सारे पूरे विश्व का भविष्य बताया जा सकता है। मैं खगोल निमित्त के बारे में सिर्फ संक्षिप्त में आपको जीता जागता उदाहरण दे देता हूं कि कोरोना 2020 में आगमन हुआ था। इस पूरे विश्व के हर व्यक्ति ने आज समय आकाश में बहुत सारे खगोल निमित्त देखे, रेनबो बने देखे। अच्छा। गोलाकार काले रंग के टूटे हुए रेनबो, इंद्रधनुष, ये सब अशुभ संकेत देते, इसे कहते हैं खगोल निमित्त। ये पूरे ये बताते हैं कि यदि कोई भी रेनबो इंद्रधनुष टूटा हुआ है तो कोई रोग आने वाला है, या मंडलाकार है
तो पूरे विश्व में लोग रोगी होंगे राउंडेड फॉर्म में ब्लैक इस कलर का। मतलब कोई मैंने बड़ी एक आपदा। यूट्यूब पे डाला भी था, तभी भविष्यवाणी की हाँ। थी अप्रैल मई के महीने में, पूरा डाला हुआ था कि इन निमित्तों को देख करके आप पूरी तेजी मद्दी भी बता सकते हो। पूर्णमासी के चंद्रमा को देख करके आप अनाज दलहन तिलहन और सारे मेटल सोना चांदी की तेजी मद्दी बता सकते हैं इन निमित्तों को देख करके। ये कौन सा ग्रह, कौन सा पुच्छल ताला किस दिशा में दिख रहा है। इसी तरह से एक और बड़ी चीज होती है, गंधर्व नगर बनते हैं। अच्छा, आपने गंधर्व नगर देखे हो या ना देखे हो, क्या होती है? लेकिन अरे एक तरह से कभी कभी आपको इस आकाश में ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं, नगर सा बना हुआ, महल बना हुआ, उसे कहते हैं गंधर्व नगर। जब ये लाल रंग का बनता है या पीले रंग का बनता है, लाल रंग का बनता है, तो कोई ना कोई देश में युद्ध आने होने वाला है, किसी न किसी देशों का। अच्छा। उसमें कहाँ बन रहा है, वहां दोनों जगह बनेगा, दोनों देशों में। पीले रंग का भी अशुभ होता, लेकिन श्वेत रंग का बनेगा तो संपन्नता और शांति और समृद्धि उस देश में होने वाली है उस वर्ष। अच्छा, ये भी दर्शाता है, इसे कहते हैं गंधर्व नगर। याद रखना, जब ये बारिश के अलावा बनते हैं, जैसे इंद्रधनुष है, मोस्टली बारिश में बनते हैं इंद्रधनुष, लेकिन बारिश के अलावा, जैसे कोरोना के टाइम में बारिश नहीं थी, गर्मियों में बहुत पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इंद्रधनुष टूटे और राउंडेड बने थे, तो वो दर्शाते हैं अशुभ घटनाओं को, और अशुभ घटनाएं घटी थी, लाखों लोग मौत के घाट उतरे। ओके, अच्छा, मतलब इनको आप मान रहे हैं कि ये अंधविश्वास है? ये सबसे बड़ा विज्ञान है, ये खगोल विज्ञान से ही पूरा विश्व चल रहा है। सारी एनर्जी तो सूरज और चंद्रमा से आप लेते हो और उसको मिथ्यात कहते हो। अच्छा, एक चीज है ना, आपने जैसे बताया कि सोना और चांदी की तेजी मंदी, सोना चांदी नहीं, शेयर तक की, सोना चांदी की सबकी तेजी मंदी निकाली जा सकती है। सोना चांदी स्टॉक एक्सचेंज। अरे मैं कह रहा हूं, आप इस विज्ञान से, मैंने कई बार प्रिडिक्शन किए, हमेशा सत्य निकले। कॉपर की कई बार तेजी, सोना चांदी की मैं बता देता हूँ। सोना चांदी की और संक्रांतियों के बेस पर निकाली जाती है। संक्रांति रविवार को पड़ रही कि सोमवार को पड़ रही, जो मकर संक्रांति। अच्छा, उससे भी पूरे देश साल भर की तेजी मद्दी निकाली जा सकती है। ओके, अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ सोने और चांदी को कैसे निकालोगे तेजी और मद्दी का। ठीक है। आपने पंचक, 5 नक्षत्र जानते हैं आप, जिन्हें पंचक कहते हैं। इन पंचक के 5 दिन, यदि 5 दिन सोना तेज हुआ, 27 नक्षत्र होते, जब तक पहला नक्षत्र नहीं आएगा तब तक 27 दिन तक तेजी चलेगी। अच्छा, और यदि 5 दिन सोना डाउन गया तो 27 दिन तक डाउन रहेगा। ऐसे बहुत 108 फार्मूले हैं ग्रहों के, बुध बकरी हो, शनि, इतना आपको ज्ञान यहाँ पर मैं नहीं इतने कम समय में दे पाऊंगा, लेकिन सोने चांदी की तेजी मद्दी निकालने के लिए ये सबसे अच्छे फार्मूले हैं कि 2.5 दिन यदि तेजी और 2.5 दिन मद्दी रही तो आधे दिन तेजी आधे दिन मद्दी। फिर इनके कि पंचक का दिन किस दिन से शुरू हुआ, सोमवार से शुरू हुई तो कितने % की रहेगी, ये भी। अच्छा, तो बहुत गहरा विज्ञान है। बस मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इस साइंस को जिस दिन आप फॉलो करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यह है निमित्त ज्ञान, ये है पाथ फाइंडर, जो आपको हर समय आपको संकेत देते रहते हैं। ओके, अच्छा, स्वप्न निमित्त कितना संकेत देते हैं? अरे स्वप्न निमित्त बहुत बड़ा, लेकिन सारे स्वप्न सही नहीं होते, और सारे दिन रात में आने वाले स्वप्न फलित नहीं होते। फलित होने की अपनी तिथि होती है, अपने पहर होते हैं, और स्वप्न भी कई प्रकार के होते हैं। भावित भावना है भाई, आपने उसको स्वप्न नहीं माना जाता है। जैसे रात में मंथन किया, मन में सोचे हुए बातें चर्चा की हुई, वो कभी स्वप्न को स्वप्न नहीं माना। अच्छा, स्वप्न उन्हें माना जाता है जो कभी ना आपने जिस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा हो, ना देखा हो, ना मन में चिंतन किया हो, ना देखा हो, और वो यदि आपको रात्रि में दिख रहा है, और पर्टिकुलर तिथि है इसकी कि इन तिथियों में दिखेगा, तब फल देता है। और फल कब देता है? जब पहले पहर में दिखा, दूसरे पहर में, तीसरे पहर में, या अंतिम पहर में। अंतिम पहर मतलब सुबह 6 बजे के पहले जो दिखता है उसका तत्काल रिजल्ट मिलता है। अच्छा,
ओके। तत्काल रिजल्ट होता। स्वप्न निमित्त को तो भारत में नहीं सब लोग मानते हैं, लेकिन याद रखना कभी भी आपको शुभ यदि स्वप्न आता है उसे कभी किसी को मत बता। अच्छा। और यदि अशुभ स्वप्न जिसका फल अशुभ हो, शुभ अशुभ से यहाँ मतलब ये मत समझ लेना कि आपके लिए खूब आपने मीठा मीठा भोजन किया, किसी के यहाँ सूता है और आप माना बढ़िया चंगे दिख रहे हैं तो वो शुभ है, वो सबसे ज्यादा अशुभ है। किसी अशुभ घटना को सुन लोगे, इसका फल जो होता है। और कभी आपने अपने आप को मरा देख लिया, आपने अपनी खुद की अर्थी देख ली, तो समझ लो तुम्हारी आयु बढ़ गई। अच्छा, ये तो मतलब हमारे लिए जो फल है उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि लोगों को बताना है कि नहीं। हाँ, लोगों को बताना कि नहीं बताना है। यदि आपने कोई बुरा देख लिया स्वप्न, यदि मैंने भोजन ही भोजन देखा तो 4-5 लोगों को तुरंत घर में बता दो। यदि 5 लोगों को आपने बता दिया तो उसके फल मिनिमम से मिनिमम प्राप्त होंगे। अच्छा, हाँ, समझ गए। और अच्छे स्वप्न नहीं बताओ, वो अच्छा अपने फल देने सपने, वाले। अरे अच्छा फल देने वाले तो क्यों बताओगे। ये सही। बताइए, जब तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए की फायदा हो जाता है तो तुम पूरे बाजार में बताने जाते हो, किसी को नहीं बताते ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछूंगा, सारी चीज़ तो नहीं पूछ सकते, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना रहता है कि हमने स्वप्न में अक्सर सांप या कुत्ता देखते हैं कि दौड़ा रहा है, तो ये कैसा होता है। देखिए, सांप का स्वप्न अच्छा भी होता बुरा भी होता। सफेद सर्प का देखना और सर्प से लपटे हुए देखना, सर्प काटते हुए देखना, अच्छा, सर्प को मारते हुए मरा देखना, सबके अलग अलग फल है। लेकिन सर्प जब काटता है तो आपको कोई धन लाभ होने वाला है। अच्छा, तो कुछ ऐसे स्वप्न बताइए आप जो कि मृत्यु सूचक हो। मृत्यु सूचक तो बहुत सारे होते हैं। यदि आपको 1 सप्ताह पहले कोई काला कपड़ा पहने हुए अच्छा, कोई व्यक्ति दिखे तो समझ लेना कि आपकी आयु ज्यादा शेष नहीं बची। कभी कोई गर्दन काटते हुए दिखे काले कपड़े पहने हुए, अच्छा, तो आपका समय ज्यादा शेष नहीं रहे। अच्छा, ओके। तो सर, अगर मान लीजिए ऐसा कोई स्वप्न आ जाता है जो मृत्यु सूचक है, तो इसकी कोई रेमेडी है। हाँ, होती ना रेमेडी। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति सर पे कौवा बैठ जाता था तो अपने पूरे रिश्तेदारों को लेटर डाल देते थे। पहले मैंने अपने दादा बाबाओं से सुना हुआ है कि मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि जिसके सर पे कौवा बैठ जाता है तो उसको वो भी निमित्त ज्ञान हुआ करता था। ऐसे ही यदि ऐसा कोई देख ले तो अपने प्रभु का ध्यान वो करने लग जाए, जप करने लग जाए, शांति कर्म करने लग जाए और सभी रिश्तेदारों को सबको बताए उस स्वप्न का कि ये स्वप्न मैंने देखा है। अच्छा, तो हो सकता है टल जाए, गारंटी नहीं है कि टल जाए। अच्छा, 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 अच्छा। एक और बहुत मतलब रोचक प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में, सोच रहा हूँ वो भी पूछ ही लेता हूँ। पूछिए पूछिए। हाँ। आज तो सब पूछ लीजिए आप। जी, तो एक्चुअली अक्सर देखा गया है, लोग कहते हैं मेरी आंखें फड़क रही है, अलग अलग पार्ट्स फड़कते हैं। देखिए, क्या है? अंग का फड़कना सबसे बड़ा निमित्त ज्ञान है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। यही है स्फुरण, यही है स्वर विज्ञान। दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि आपसे कनेक्ट है, यदि उसके सुख दुख होने वाला है तो वो आपके बॉडी की केमिस्ट्री चेंज कराता। अच्छा, यदि बशर्ते आपसे कनेक्ट, आप उससे कनेक्ट हैं, आपके मन के तार डले हुए हैं, तो यदि उसको अशुभ कोई होने वाला है, जैसे मैं अपना खुद का बताऊं, जब मेरी माँ की मृत्यु होने वाली थी, लगातार पूरे पक्ष 15 दिन से मेरी लेफ्ट आई फड़कना शुरू हो गई, रुक ही नहीं रही थी। अच्छा, और कोई ऐसा, मुझे ये समझ में आ गया था कोई मेरे साथ बड़ी घटना घटित होने वाली, क्योंकि आज मुझे जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त वो मेरी माँ की वजह से, मेरी माँ को सारे ज्ञान प्राप्त थे। अच्छा, मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं सीखे और मुझसे, और मैं मतलब समझ ये नहीं पा रहा था, क्योंकि उस समय वो न बीमार थी न कुछ, स्वस्थ थी। तो आंखों का फड़कना एकदम 100%, बस वायु विकार के कारण शरीर में फड़कना ना हो रहा हो। कभी कभी अंग का स्फुरण वायु विकार के कारण भी होता है, गैस बनती है। बिल्कुल। और यदि आपके फड़क रहा है तो निश्चित कोई अशुभ घटना घटित होने वाली है। यदि जेंट्स के लेफ्ट अंग का स्फुरण हो रहा है, जैसे आंखों का स्फुरण का अलग रिजल्ट होता है, कान का स्फुरण, जंघाओं का स्फुरण, कंधों का स्फुरण, यदि लेफ्ट साइड की आंख जेंट्स की या पूरा शरीर लेफ्ट साइड फड़क रहा है तो जेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अशुभ है।
और यदि फीमेल का राइट साइड फड़क रहा है तो उनका बहुत ज्यादा शुभ है। यदि पुरुष का लेफ्ट साइड का नेत्र अंग कोई भी फड़क रहा है तो उसको उससे संबंधित कोई लाभ होने वाला है। जैसे भुजाओं का फड़कना, तो कोई उनके भुजबल से, उनके पराक्रम से विजय प्राप्त होने वाली, चाहे मेहनत, जैसे व्यापार में, इस सब में ऐसे अलग अलग का, कानों का अलग है, अलग अलग है। जैसे वो उसका होता ना मोल का, मतलब आप पूछ रहे थे तिल का, कि जहां जहां पर तिल बनते हैं उससे संबंधित उसे आभूषण या वो चीजें, जैसे पेट में तिल बनता है जेंट्स के राइट साइड में, तो उसे खाने, जीवन भर खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने को मिलती है। अच्छा, मतलब हर पार्ट का अपना एक लक्षण, अलग अलग लक्षण का अलग अलग रिजल्ट होता है। अच्छा, ओके। एक आखिरी क्वेश्चन। जी, आप इतने बड़े वास्तुविद हैं, तो आप इस अष्टांग निमित्त ज्ञान को अपने वास्तु विद्या में कैसे यूज करते हो? देखिए, मैं तो सिर्फ वास्तु विद्या में ही सबसे ज्यादा उपयोग करता हूँ। अच्छा। जब मैं किसी वास्तु को देखने जा रहा होता हूँ तब मुझे रास्ते में जो भी चिन्ह मिलते हैं, जो भी निमित्त ज्ञान मिलते हैं, जैसे कि जब मैं यदि कभी किसी के यहाँ निकला और मुझे मेरे पैरों में चोट लग जाना, या गाड़ी का पंचर हो जाना, या रास्ते में बिल्ली का रास्ता काट देना, या कभी सूंड उठाए हुए हाथी दिख जाना, इससे मैं समझ जाता हूँ। यदि कोई मांगलिक वस्तु मुझे रास्ते में दिख जाती है, मैं समझ जाता हूँ कि जिस वास्तु को देखने जा रहा हूँ उसमें सब शुभ है। और जब रास्ते में इस तरह के निमित्त मुझे ज्ञान मिलते हैं, कोई रोती चीखती हुई जानवर या कोई भी महिला या जेंट्स दिख जाता है, तो निश्चित रूप से वहां पर कोई ना कोई बहुत बाहरी हवा का प्रकोप है। इवन दैट ये बताया जा सकता क्या वास्तु दोष है। जैसे मैं कभी कभी किसी का फ्लैट देखने गया, वो जाते साथ दरवाजा खोलते ही कोई एकदम से भड़ाम से आवाज आ गई, मतलब वहां पर कोई बहुत बड़ा दोष है। समझ गया। बिल्कुल आपका अंग स्फुरण होने लग जाता है, आंखें फड़कना शुरू हो जाती है, बॉडी कनेक्ट हो जाती, शरीर कनेक्ट हो जाता वहां की एनर्जी से। तो आपके शरीर में स्फुरण, जो आप बोल रहे थे ना कि आंखों का फड़कना, उल्टी आंख फड़कना शुरू हो जाएगी। अच्छा। हाँ, आपके मतलब भुजाओं के साथ जंघाओं में भी यदि सही है तो राइट, खराब है तो लेफ्ट साइड का स्फुरण होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो मतलब ये है बिल्कुल आप देख रहे हैं। मैं क्या बोलूं, मैं कितने एग्जाम्पल दूं, इतने 1 घंटे क्या 10 घंटे तक दूंगा कि मैंने जब भी जो भी निमित्त ज्ञान देखा है, लक्षण रास्ते में देखे हैं, वैसा ही 100% मुझे वहां जाकर के वास्तु दिखी है। इस निमित्त को लोग इग्नोर कर रहे हैं। जिस दिन वो इस तरह से देखना शुरू कर देंगे, मैं अपने जो वास्तु की क्लास पढ़ाता हूँ, सबसे पहले यह वास्तु का परीक्षण करने की विधियों में सबसे पहले निमित्त ज्ञान पढ़ाता हूँ कि आप जैसे अपने घर से निकले और आपको कोई भी चिड़िया ने यदि आपके सर पे बीट कर दी, मतलब उसके जमीन में कोई ना कोई हड्डी गड़ी होगी। अच्छा। कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, कोई ना कोई गड़बड़ एनर्जी से रिलेटेड है। आपको चोट लग गई, आपकी गाड़ी या कोई भी दुर्घटना हो गई, वो संकेत दे देती है। मैं एक बताता हूँ, एक बार मैं किसी का विजिट करने जा रहा था, 22 वर्ष पुरानी बात है, और मैं गया और रास्ते में पहले बस में ही जाते थे, बस में जा रहा था। उस बस में एक बार पंचर हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार क्या हुआ कि उसमें एक आदमी बैठा था, उसकी मृत्यु हो गई। अब वो गाड़ी वहीं पड़ी रह गई। मैंने कहा पक्का है कि जिसके यहाँ जा रहा हूँ उसका वास्तु खराब है। और गया तो वैसे ही पाया गया, ईशान में बहुत बड़ा पहाड़ था। मैंने उन्हें मना किया कि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट मत लगाइए। उन्होंने कहा बस, मेरा तो अब बैंक से सैंक्शन सब कुछ हो गया, लगाया, पूरी तरह से फेल हुआ प्रोजेक्ट, सब कहानी ठाए पिस हो गई। तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, निमित्त ज्ञान वह ज्ञान है, वह पाथ फाइंडर है जो आपके लिए सब कुछ बता देता है। आपकी इतनी बातों से बस एक चीज मुझे और क्वेश्चन आ गया माइंड में, कभी कभी जाते हैं तो रास्ते में अर्थी आते हुए दिखती, वो कैसा होता है? देखिए, अर्थी को तो निमित्त ज्ञान में शुभ माना है। अच्छा, अशुभ नहीं माना, शुभ है वो, शुभ माना। ओके सर, आज तो आपके साथ पॉडकास्ट लेकर बहुत मजा आ गया है।
मतलब कहना मजा चाहिए मेरा नहीं, ये हम थैंक्स दें बद्दबाहु स्वामी जी। या फिर इस सृष्टि पे ऐसे महान महान पुरुष हुए जिनने इस 8 निमित्तों को दिया है। मैं तो उनके ज्ञान को आप तक देने का प्रयास कर रहा हूँ। ना मेरा ये ज्ञान है, मैंने तो सिर्फ जान करके और इस देश दुनिया में देखा है और आपको बताने का प्रयास किया। नहीं, एक्चुअली क्या है, आज बहुत सी रोचक मिस्टीरियस चीज जानने को मिली है। अक्सर मतलब अक्सर ऐसी चीजें बाहर आपको सुनने या जानने को नहीं मिलती है, और आपने अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे अगली बार फिर ऐसे ही कोई रोचक ज्ञान के साथ आपके साथ बैठें। मैं तो कहता हूँ कि आप उस टाइप के अनेकों ज्ञान हैं जो हमारे ग्रंथों में बस कैद करके रखे, इनको एक 1 by 1 निकालते जाइए, पॉडकास्ट करते जाइए। मैं हमेशा आपके साथ। धन्यवाद सर।